हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एम्पलीफायर क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ फ्रॉम इकोनॉमिक्स, जिसे आज हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में समझेंगे। तो चलिए, इस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम होता क्या है? नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द मनी वैल्यू of all final goods and services produced by the normal residents of a country, whether operating within the domestic territory of the country or outside in a year. स्टूडेंट्स, अगर आप इस डेफिनेशन पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं। हम लोग उस कीवर्ड्स को लेते हुए अब इस आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। तो नेशनल इनकम किसे कहते हैं? नेशनल इनकम सबसे पहले तो मनी वैल्यू होता है। किस चीज़ का? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। ध्यान दें इस वर्ड पे, जिसे है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग आगे इस चैप्टर में देखेंगे कि यहाँ पर फाइनल कहने से क्या मतलब है। प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री मीन्स कुछ लोग होते हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं एंड उन लोग इंडिया में पैसा भेज रहे हैं अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, जो भी अर्न करते हैं वो लोग। तो ऐसे रेसिडेंट क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, उन पैसों को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। वेदर ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री और आउटसाइड, चाहे वो लोग इंडिया में काम कर रहे हो या इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, वहाँ उन लोग अगर एक रेसिडेंट हैं इंडिया के तो उनके द्वारा कमाए हुए पैसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाएंगे। इन अ ईयर, जी हाँ, नेशनल इनकम हमेशा एक साल पर कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर एक साल का यानी कि इन अ ईयर कमाया हुआ पैसा नेशनल इनकम का हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं इस डेफिनेशन को दोहराती हूँ। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द मनी वैल्यू, यानी कि रुपी में काउंट करने वाला वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज रहेगा उस वो प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, whether operating within the domestic territory of the country or outside in a year। ये हो गया नेशनल इनकम का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो वर्ड है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसे हम लोग समझेंगे आगे चैप्टर में, तो अब उसे ही समझने की बारी है। दो टाइप के प्रोडक्ट है यहाँ पर, एक है फाइनल प्रोडक्ट, दूसरा है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये दोनों क्या होता है और इसका डिफरेंस क्या है, अब हम लोग ये जानेंगे। फाइनल प्रोडक्ट आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर सोल्ड टू द फाइनल यूजर्स ड्यूरिंग द ईयर। फाइनल प्रोडक्ट वो होता है जो कि एंड में इस्तेमाल करने के लिए कंज्यूमर को बेच दिया जाता है एंड उन लोग उसे कंज्यूम कर लेते हैं या फिर इस्तेमाल कर लेते हैं। नाउ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स as input into a further stage of production। Now वो goods जिसे कोई प्रोड्यूसर खरीद तो रहा है लेकिन कंजम्पशन के लिए नहीं, बल्कि आगे और भी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि वो दूसरे प्रोडक्ट को बनने में इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि एज एन इनपुट इनटू फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू लिया जाता है। आई होप आपको अब इस टर्म का मतलब समझ आ गया होगा, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू लिया जाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का नहीं। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल दें तो अगर हम लोग ब्रेड खरीद रहे हैं एंड उसको खरीद कर खा लिया हम लोगों ने, तो वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर उसी ब्रेड को इस्तेमाल करके अगर हमारे घर पे कोई स्वीट डिश बना दी जाए तो उसे हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज डबल काउंटिंग एरर। इस क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगी। फाइनल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का एक और एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए हमें दुकान से वीट खरीदने को मिला, हम लोग उस वीट को खरीद कर कंज्यूम कर लिया, उसका रोटी चपाती बनाया एंड हम लोगों ने खा लिया, तो वो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर उसी जगह पर उस वीट को इस्तेमाल करके हम लोगों ने उस वीट को खरीद करके ले गया बेकर और उससे ब्रेड बनाया और उस ब्रेड को फिर कंज्यूमर को बेचा, तो वीट जो है या वीट फ्लावर जो है बेकर के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का ये एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज डबल काउंटिंग एरर? नाउ ये डबल काउंटिंग एरर क्या होता है? जब भी हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम की तो यहाँ पर ये टर्म आता ही आता है। ये आखिर होता क्या है? डबल काउंटिंग एरर किसे कहते हैं? डबल काउंटिंग एरर is the error which arises in national income estimation if we add up the total output of all the sectors in the economy instead of adding up the output of final goods and services only. Now डबल काउंटिंग एक एरर है, एक गलती है। ये हमेशा नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हुए आती है जब हम लोग सारी इकोनॉमी का आउटपुट को ऐड कर देते हैं, जबकि हम लोगों को क्या ऐड करना है? सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को ऐड करना चाहिए। तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कई जगह पर इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू भी अपने आप ऐड हो जाता है, यानी कि एक ही गुड का वैल्यू हम लोगों ने 2 बार ऐड कर दिया, जिसके वजह से डबल काउंटिंग एरर अराइज होता है। तो ये है डबल काउंटिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब हमें डबल काउंटिंग एरर को समझना है एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 कॉलम है। पहला है प्रोडक्ट, उसके बाद है पर्सन और उसके बाद है अमाउंट। नाउ ये क्या शो कर रहा है? सपोज हमारे पास व्हीट है प्रोडक्ट के तौर पे और फार्मर ने उसे सेल कर रहा है 30 रुपये में। उस 30 रुपीज़ में एक मिलर खरीद करके उस व्हीट को ले जाता है और उससे फ्लावर बनाता है, यानी कि आटा बना दिया उसका, और उससे जो है वो 50 रुपीज़ में सेल कर देता है। अगेन एक बेकर आता है और उस आटे को खरीद करके ले जाता है और ले जा करके ब्रेड बना देता है। उस ब्रेड को बनाने के बाद वो उसे सेल करता है 70 रुपीज़ में। नाउ क्योंकि हर एक स्टेप में जो है वो वैल्यू ऐड ऑन होते जा रहा है, इसलिए उसका फाइनल प्रोडक्ट का दाम पड़ जाता है 70 रुपीज़। नाउ यहाँ पर डबल काउंटिंग एरर कैसे अराइज होगा? अगर हम लोग तीनों ही पर्सन के इनकम को ऐड कर देंगे, यानी कि 30 + 50 + 70 को ऐड कर दिया जाए, दैट कम्स अप टू 150, जो कि 70 से मोर देन डबल है। इसे ही कहते हैं डबल काउंटिंग एरर। जबकि हमें नेशनल इनकम एस्टिमेट करते वक्त कौन सा वैल्यू लेना चाहिए था? जी हाँ, फाइनल गुड्स का वैल्यू लेना चाहिए था, जिसे हम लोग 70 यहाँ पर देख रहे हैं। तो सिंस व्हीट एंड फ्लावर आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, व्हीट और फ्लावर जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, we do not consider them while calculating national income. Hence, only the value of final goods, that is bread, for ₹70 is taken into account. इसलिए हमें नेशनल इनकम एस्टिमेट करते वक्त सिर्फ ब्रेड का वैल्यू, यानी कि फाइनल गुड्स का वैल्यू जो कि 70 रुपया है, 70 रुपीज़ है, हमें उसे ही देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the 2 kinds of flow of national income? नेशनल इनकम में कितने टाइप के फ्लो होते हैं? इसका जवाब है 2 टाइप का, दैट इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। एक तो रियल फ्लो हो गया, यानी कि जो हम टैंजिबल चीज़ें देख रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट्स हो गया, यानी कि गुड्स, एंड इनटैंजिबल में सर्विसेज। और दूसरा है मनी फ्लो, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में जो हमें मिल रहा है वो है मनी। तो ये 2 फ्लो आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस है? रियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ flow of factor services and flow of goods and services among different sectors of an economy, जबकि money flow consists of flow of money income for factor services such as money, wages, rent, interest, etc. and money expenditure incurred on the purchase of goods and services. तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, रियल फ्लो में आपका क्या क्या आ जाता है? जो गुड्स और सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज, यानी कि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम लोगों ने देखा था, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उनसे जो भी हमारा फ्लो हो रहा है, जैसे लेबर को इस्तेमाल करके हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक उसी तरीके से गुड्स तैयार हो रहा है, सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, ये सब रियल फ्लो का पार्ट है। वेयर एज मनी फ्लो में क्या आएगा? उन्हीं फैक्टर सर्विसेज से जो कमाया हुआ पैसा है, जैसे कि लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और भी सारे एक्सपेंसेस जो कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए कर रहे हैं, वो सब मनी फ्लो का हिस्सा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट डिफरेंट सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं अगर गुड्स आ रहा है तो हमारे पॉकेट से पैसा भी जा रहा है, ठीक उसी तरीके से हम लोग पैसा कमा रहे हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए उस पैसे को खर्च भी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये टू एंड फ्रो रिलेशनशिप है, यानी कि इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जा सकता है। नाउ इकोनॉमी में अलग अलग टाइप के सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, फर्म हो गया, और आपका बैंक है। ये सारे सेक्टर्स को मिला करके आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करना है।
तो चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। क्या क्या डिफरेंट सेक्टर्स हैं, पहले हम लोग उसे देख लेते हैं। सबसे पहला है हाउस होल्ड सेक्टर्स। दे आर द मेन ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दे सेल दीज फैक्टर्स एंड रिसीव देयर इनकम। हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो ओनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। जैसे मैंने बताया 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और ये हाउस होल्ड सेक्टर ही इन फैक्टर्स को बेच करके उनसे इनकम कमाते हैं। उसके बाद है बिजनेस सेक्टर या फर्म। ये जो है उन फैक्टर सर्विसेज को हायर करते हैं, हाउस होल्ड से कमोडिटीज प्रोड्यूस करते हैं और वापस से बाकी सारे सेक्टर्स को बेच देते हैं। तो दे हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूस कमोडिटीज फॉर हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड अदर कंट्रीज। नेक्स्ट सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट गेट देयर इनकम थ्रू टैक्सेस, बाइज गुड्स फ्रॉम द फर्म्स, प्रोवाइड सब्सिडीज एंड अदर फ्री सर्विसेज टू हाउस होल्ड। गवर्नमेंट क्या करता है, इसे इनकम कहाँ से मिलती है, टैक्सेस के जरिए। वो फर्म से सामान खरीदता है, सब्सिडी प्रोवाइड करता है और भी हाउस होल्ड को फ्री सर्विसेज देता है। लास्ट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या आते हैं, इट इंक्लूड्स फॉरेन कंट्रीज विच इन्वॉल्व्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये फॉरेन कंट्री को इंक्लूड करता है जहां पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लीकेज एंड इंजेक्शन। लीकेज और इंजेक्शन, जब भी हम लोग बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो यहाँ पर ये 2 टर्म आपको काफ़ी कॉमनली सुनने को मिलेगा कि ये लीकेज है, ये इंजेक्शन है। तो ये दोनों टर्म को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है लीकेज और क्या है इंजेक्शन, चलिए देखते हैं। विथड्रॉल और लीकेज इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज विथड्रॉन फ्रॉम द फ्लो ऑफ इनकम। विड्रॉल या लीकेज जिसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है, जब हम लोग किसी सेक्टर से पैसा निकाल ले रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसे लीकेज कहा जाएगा। ठीक इसी तरीके से इंजेक्शन वो अमाउंट है जो हम लोग इनकम के तौर पर उस सेक्टर में ऐड ऑन करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है लीकेज का, सेविंग्स, टैक्सेस, इम्पोर्ट। और इंजेक्शन का एग्जाम्पल क्या क्या है, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट पॉइंट है लीकेजेस रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। लीकेज की वजह से इकोनॉमी में पैसे का रिडक्शन हो जाता है, जबकि इंजेक्शन इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में इसकी वजह से, इंजेक्शन की वजह से इनकम का फ्लो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसा दिखता है और 2 सेक्टर मॉडल में उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जहां पर 2 सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड फर्म। यहां पर देखिए जो आउटर लूप है वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड की तरफ और हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज दे रहा है फर्म को। और इनर लूप जो है, जो डॉटेड लाइंस है, वहां पर फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट कर रहा है और नीचे की तरफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड दे रहा है फर्म को। अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। 2 sector model consists of household and business sector. Since household are the owners of factors of production, they provide factor services to the firms and firms produce goods and services. This constitute the real flow. That is the outer loop. तो outer loop जो है वो real flow दिखला रहा है, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि real flow होता क्या है। In turn, household gets factor payment from firms and household pays for goods and services, which constitute the money flow, that is the inner loop. तो ये outer loop जो है वो हमारा real flow है और inner loop जो है वो money flow है। यहाँ पर 2 सेक्टर में हम लोगों ने इस मॉडल को समझ लिया। अब बारी आती है show with the help of a diagram various flow of income in a 2 sector model with leakages and injection। जैसे कि मैंने आपको लीकेज और इंजेक्शन का मतलब बता ही दिया है, तो अब ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 सेक्टर मॉडल को हमें तैयार करना है लीकेज और इंजेक्शन के साथ, यानी कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के साथ। यहाँ पर भी देखिए आपका आउटर लूप, इनर लूप सब कुछ सेम है। यहाँ पर जो मेन इंट्रोडक्शन है वो है कैपिटल मार्केट का। हाउस होल्ड अपना सेविंग डाल रहा है कैपिटल मार्केट में और कैपिटल मार्केट उसे फर्म्स में इन्वेस्ट कर दे रहा है। ये है एक एड ऑन। तो हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर हमें जो ऊपर 2 सेक्टर मॉडल को एक्सप्लेनेशन किया है वो उसके साथ साथ आपको ये एक्सप्लेनेशन एड ऑन करना है। क्या है? अ न्यू सेक्टर नोन एज कैपिटल मार्केट हैज बीन एडेड which utilizes the savings of the household and invest in the firm and helps the firm to get its finances. Savings is also known as leakage and investment as injection. Next question है describe with the help of a diagram various flows of money in a closed economy or 3 sector economy. Now 3 sector economy की बात जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हाउसहोल्ड है, फर्म है और गवर्नमेंट भी आ जाता है। नाउ ये गवर्नमेंट का रोल क्या है? अगर आप डायग्राम सही से देखें तो यहाँ पर हमारा 2 सेक्टर मॉडल जैसा था बिल्कुल वैसा ही है।
गवर्नमेंट के एड ऑन होने की वजह से फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट देता है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करता है। नाउ फर्म और गवर्नमेंट की बारी आए तो यहाँ पर फर्म्स भी गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करता है और गवर्नमेंट जो है वो परचेजेस और सब्सिडीज देता है फर्म को। तब चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं। The above diagram is of a closed economy in which household, firms and government sector operates. The household provides factor services to the firm and taxes to the government, and in turn gets factor payment from the firms and the government. It also provides saving to the capital market. The firm produces goods and services and sells to the household, and even pays taxes to the government, and in turn gets payments for goods and services and subsidies from the government. They even get their finances from the investment made by the capital market. The government gets direct and indirect taxes and pays to the firm and household in the form of subsidies and factor payments. The dotted line represent the money flow while the others show real flow. तो इस डायग्राम में जितने भी डॉटेड लाइंस है वो सब मनी फ्लो दिखा रहे हैं और जितने भी होल लाइंस है वो रियल फ्लो दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। नाउ टू सेक्टर इकोनॉमी में आपका कंडीशन क्या है जिससे कि सर्कुलर फ्लो में इक्विलिब्रियम पाया जाएगा? तो सबसे पहला है टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। नेक्स्ट है फैक्टर इनकम ऑफ द हाउस होल्ड मस्ट बी इक्वल टू फैक्टर पेमेंट ऑफ द फर्म, और लास्ट है इनकम ऑफ द फर्म मस्ट बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम का कंडीशन। नाउ जब बात आती है नेशनल इनकम की तो ये चैप्टर अधूरा है सम्स के बिना, यानी कि हम लोग जब तक नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना ना सीखें ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो उसे जानने और समझने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय।